कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है, लेकिन मुफलिसी के चलते मौत को गले लगाने का सिलसिला तो देश में कोरोना से पहले ही बढ़ा हुआ है। साल 2019 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि जमीनी हालात कोरोना संकट से पहले से खराब है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में दिहाड़ी मजदूरों के आत्महत्या करने के मामलों में 23% का इजाफा हुआ है। 2019 में देश में आत्महत्या के कुल 1,39,123 मामले दर्ज हुए। इसमें से 32,563 मामले दिहाड़ी मजदूरों के खुदकुशी करने के थे। आपको यहां बता दें कि साल 2014 में खुदकुशी करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की कुल संख्या 15,735 थी। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 5,186 दिहाड़ी मजदूरों ने खुदकुशी की। इसके बाद महाराष्ट्र में 4,128, मध्य प्रदेश में 3,964 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। तेलंगाना में 2,858 और केरल में 2,809 दिहाड़ी मजदूरों ने पिछले साल खुदकुशी की। साथ ही दिहाड़ी मजदूरों के आंकड़ों में खेत में काम करने वाले खेतीहार मजदूर शामिल नहीं हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में 10,281 किसानों और खेतीहार मजदूरों ने जान दी। साल 2019 में खुदकुशी के मामले में खेतीहार मजदूरों की संख्या 3.1% थी। किसानों और खेतीहार मजदूरों की आत्महत्या का यह आंकड़ा देश में 2019 के आत्महत्या के कुल 1,39,123 मामलों का 7.4% है। देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या के मामले महाराष्ट्र से हैं। इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश का। इसके पहले 2018 में खेती किसानी करने वाले कुल 10,349 लोगों ने आत्महत्या की थी। इसी तरह 2019 में बेरोजगारी के कारण खुदकुशी करने वालों का आंकड़ा 10.1% था। पिछले साल 14,000 लोगों ने बेरोजगारी के कारण खुदकुशी की, जबकि 2018 में बेरोजगारी के कारण जान देने वालों का यह आंकड़ा 12,936 था। इस तरह बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या में 8.37% का इजाफा हुआ। राष्ट्रीय मजदूर संघ के महासचिव अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल चौधरी जी, एनसीआरबी के आंकड़े हैरान करने वाले हैं और उसमें यह पता लगा है कि दिहाड़ी मजदूरों के आत्महत्या के मामले में 23% का इजाफा हुआ है। हाँ, नमस्कार जी। ये बात सही है। जो 2-3 सालों से जो हर साल जो दिहाड़ी मजदूर और जो खेती वाले भी हैं, जो वैसे भी हैं, तो सब में बढ़ोतरी होती जा रही है, जहाँ की कम होती जा रही है। इस कारण ही सरकार जो इस आंकड़े को रोकने में असफल होती जा रही है। जी अनिल चौधरी जी, ये जो आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं और तेजी से जो इजाफा अगर 2014 के कंपेयर में हम करते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण समझ पा रहे हैं? अभी जो हम 2-4 सालों से देख रहे हैं कि सरकार जो जिन वादों को करते हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाती। जैसे अभी लॉकडाउन के कारण जो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, उन्होंने ये कहा था कि मजदूर फैक्ट्री में नहीं जाएगा, लेकिन उनकी तनख्वाह भी नहीं कटेगी। लेकिन कहने के बावजूद भी उन्हें जो नौकरी से बाहर कर दिया गया और उनकी तनख्वाह भी नहीं दी गई, सैलरी भी नहीं दी गई, जिसके कारण उन्हें दुखी होकर उन्हें आत्महत्या का ही रास्ता अपनाना पड़ा। उन्हें बेचारों दिक्कत आई। तो ये जो सब जो हो रहा कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं, उनके कारण ये बढ़ोतरी होती जा रही है। जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सीपीएम के सचिव संजय पराथे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, एनसीआरबी के आंकड़े जाहिर तौर पर चिंता बढ़ा रहे हैं और कोरोना संकट के बाद क्या अर्थव्यवस्था का हाल है या क्या मजदूरों का, किसानों का हाल है, हम सबके सामने है। लेकिन ये 2019 के आंकड़े हैं, तो ये स्थिति दिखा रही है कि कहीं ना कहीं इससे पहले ही हालात बहुत बुरे हो गए थे कोरोना से पहले। आप कैसे एनालाइज करेंगे इस स्थिति को? देखिए, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है और उसने जो चाहे वो उद्योगों के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो, जिस तरीके से कारपोरेट परस्त नीतियां अपनाया है, उसका नेट रिजल्ट तो ये दिख रहा है कि जीडीपी के आंकड़ों में 24% की गिरावट, और उसी तरीके से खेतिहर मजदूर, किसान और ये जो दिहाड़ी मजदूर है, उनकी आत्महत्याओं में ये 10% से ज्यादा जो
वृद्धि हुई है, इनमें एक सीधा रिलेशन देखना चाहिए। और मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा कि जिन लोगों को हम दिहाड़ी मजदूरों की श्रेणी में गिन रहे हैं, उनमें से अधिकांश किसान और खेतिहर मजदूर है। खेती किसानी छोड़कर दिहाड़ी मजदूर बनने के लिए वो मजबूर हुए हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखिए कि आत्महत्या करने वालों का प्रतिशत 5% है, यानी लगभग 500 किसान और खेतिहर मजदूरों ने आत्महत्या किया होगा। तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर कृषि के संकट को बता रहा है कि कितना भारी संकट है। और मैं आपको एक नए विश्लेषण के साथ पेश करना चाहूंगा कि यदि हम प्रति लाख किसान परिवारों में होने वाली आत्महत्याओं को गिने तो पूरे देश के मामले में छत्तीसगढ़ सबसे ऊंचे स्थान पर है। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कृषि संकट बहुत ही ज्यादा गहरा है। और अब लॉकडाउन पीरियड के बाद या कोरोना काल के इस समय में इनके आत्महत्याओं में और ज्यादा वृद्धि होने वाली है। संजय पराते जी, चूंकि मोदी सरकार तो अपने आप को गरीब मजदूरों की सरकार कहती है, किसानों की सरकार कहती है, और एक बड़ा सपना भी है कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। मेरा आपसे सवाल है कि जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आखिरकार क्या वजह है कि वो नहीं पहुंच पा रही हैं मजदूरों तक, किसानों पर? क्यों ऐसी स्थिति आ रही है कि लगातार आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, पॉलिसीज को जिस तरीके से पेश किया जाता है वो जनता को भ्रमित करने के लिए होता है। वास्तविकता से उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो लोक लुभावन घोषणाएं ही होती है, चाहे वो आर्थिक पैकेज को देख लीजिए। मैं केवल एक उदाहरण छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देना चाहूंगा कि मनरेगा के मामले में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ देश में सर्वश्रेष्ठ है। अब जो है 15 करोड़ श्रम दिवस छत्तीसगढ़ के अंदर देने की बात हो रही है मनरेगा मजदूरों को। 9.5 करोड़ श्रम दिवस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, अब बचे 5.5 करोड़ श्रम दिवस। और हमारे छत्तीसगढ़ में 26 लाख परिवार नियमित रूप से मनरेगा में काम चाह रहे हैं। 7 लाख प्रवासी मजदूर आ गए हैं, यानी ये 30 से 33 लाख मजदूरों को काम देने की जरूरत होगी अगले इस वित्तीय वर्ष में 8 महीनों में। तो आप 5.5 करोड़ यदि श्रम दिवस है, 1 मिनट, तो उनको महीने में केवल 2 दिन का काम मिल पाएगा। तो 2 दिन के काम के औसत के आधार पर तो उनकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं आना है। तो आप मनरेगा की लोक लुभावन घोषणा देखिए, जमीनी यथार्थ देखिए, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जी, शुक्रिया संजय पराते जी हमसे जुड़ने के लिए। तो मजदूरों, किसानों के साथ जुड़ के, उनके प्रतिनिधियों के साथ जुड़ के, एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ के ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो उन तक पहुंचे। चूंकि यहाँ पर कई लोगों का मानना है कि नीतियां तो बन जाती हैं लेकिन जमीनी स्तर पर वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाती हैं और इसीलिए इस तरीके के आत्महत्या के मामले बढ़ते हैं।